नमस्कार बच्चों, आप सभी का आप सबकी कक्षा 7 में पुनः स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के कविता का अध्ययन करेंगे। मुझे पता है बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पाठ दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने यह पाठ पढ़ा था, परंतु हम इसे दोबारा यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि आप सभी लोगों का क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, आप सभी लोगों का रिवीजन हो जाए। और उसके साथ ही साथ वो बच्चे जो इस पाठ को नहीं पढ़ पाए थे पहले, वो इस पाठ को अभी अच्छे से पढ़ लें और ध्यान से अब इस पाठ में पढ़ाए जाने वाले शब्दार्थों को अपने क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लें। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह कहूँगी कि आप लोग अपने अपनी किताबों को ले लें। कौन सी किताब? अपनी हिंदी की बसंत भाग 2 किताब ले लें अपने अपने हाथों में, और उसका पहला पाठ जिसका शीर्षक है हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, खोल लें और उसके बाद कविता को पढ़ें। बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं यह कामना करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और सकुशल होंगे। आपके पूरे परिवार के लिए मैं मंगल की कामना करती हूँ। तो आइए बच्चों, हम कविता को पढ़ते हैं। परंतु बच्चों, एक बात बताइए, कविता को पढ़ने से पहले हमारा कुछ जानना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। इसके रचयिता के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब रचयिता के बारे में जानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनकी लेखन क्षमता कैसी है, अर्थात वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं या कैसी कविताएं लिखते हैं। तो हम सबसे पहले उनका परिचय हासिल करते हैं। किनका? जी हाँ, इस कविता के रचयिता का। क्या नाम है बच्चों उनका? शिव मंगल सिंह सुमन। तो आइए कवि के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप यहाँ यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की तस्वीर है। बच्चों, इनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक स्थान पर हुआ था। शिव मंगल सिंह सुमन जी पेशे से एक रचनाकार थे और उसके साथ ही साथ एक बहुत विद्वान शिक्षाविद थे। शिक्षाविद वो होते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए कार्यों को, पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उसे करते हैं, तो उन्हें शिक्षाविद कहते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी एक बहुत ही विद्वान शिक्षाविद थे और वो रचनाएं लिख करते थे, रचनाकार भी थे। उनकी चर्चित रचनाओं में से हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गगन, शहमते स्वर, मिट्टी की महिमा इत्यादि। ये सारे बच्चों उनके काव्य संग्रह हैं, अर्थात कविताओं के संग्रह हैं। उनका एक चर्चित नाटक भी है जिसका नाम है प्रकृति पुरुष कालिदास। बच्चों, शिवमंगल सिंह सुमन जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभकार थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। उनकी रचनाओं पर उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनके अतुलनीय कार्यों के लिए दिए गए थे। अर्थात इससे हमें पता चलता है कि शिवमंगल सिंह सुमन जी एक ही बहुत बड़े विद्वान और एक बहुत अच्छे रचनाकार थे। बच्चों, हम अब इस कविता का वाचन करेंगे और व्याख्या करेंगे, जिसका शीर्षक क्या है? हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। परंतु बच्चों, इस कविता का शीर्षक इस कविता का वाचन एवं व्याख्या करने से पहले हम यह जानेंगे कि आप स्वच्छंदता को लेकर, आज़ादी को लेकर क्या सोचते हैं। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है कि यदि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जैसा कि फ़िलहाल इस तत्कालीन समय में सभी लोगों के साथ यह चल रहा है कि कोरोना महामारी के चलते सबको अपने अपने घरों में बंद रहना पड़ रहा है।
अंदर रहना पड़ रहा है, जो कि तत्कालीन समय के अनुसार अति आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन फिर भी हमें जब कमरे में बंद कर दिया जाए, एक ही कमरे में, और हमें हमारी इच्छा अनुसार कार्य करने से मना कर दिया जाए, हमें न कर दिया जाए, हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएं कि नहीं, हमें अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने हैं, आपको खेलना नहीं है, आपको कूदना नहीं है, आपको अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने हैं, तो आप क्या चाहेंगे? क्या आप एक कमरे में बंद रहना चाहेंगे? भले ही उस कमरे में आपको सारी सुविधाएं दी जाएं, आपको अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाने दिए जाएं, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे उस तरह से कमरे में बंद रहकर? हाँ, मैं समझ रही हूँ सबका उत्तर आएगा नहीं, नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि सभी को क्या है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना पसंद होता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो भी इच्छाओं की बात कर रहे हैं, आज़ाद रहने की बात कर रहे हैं, परंतु किसकी? वो आज़ाद रहने की बात कर रहे हैं चिड़ियों की, पंछियों की। कवि ने इस कविता में चिड़ियों, पक्षियों के मन के भावों को व्यक्त किया है। उनके मन के क्या भाव हैं? उनके मन के भाव हैं स्वतंत्र रहने की, स्वच्छंद रहने की इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से कार्य करने की इच्छा। कवि ने चिड़ियों के उसी आज़ाद रहने की, स्वच्छंद रहने की भावना को इस कविता में व्यक्त किया है, और उन्होंने इसके लिए क्या किया है, बहुत ही सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके इस सुंदर सी कविता की रचना की है। तो आइए शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित इस सुंदर कविता का हम सबसे पहले वाचन करते हैं, और उसके बाद उसके भावार्थ को, उसमें निहित अर्थ को समझते हैं। कविता का पहला छंद कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाए। पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ कवि पक्षी के मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, चिड़ियों के भावों, मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे ही लिखते हैं जैसे चिड़िया बोल रही हो खुद से। वो लिखते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो बोल रही हैं कि वो उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त का अर्थ होता है बच्चों आजाद, स्वच्छंद, खुला। तो जो पक्षी है वो क्या है, उन्मुक्त यानी खुला, गगन का अर्थ होता है आकाश, आसमान, नभ। तो ये जो पक्षी है, पंछी है, वो कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, अर्थात खुले आसमान के, खुले आसमान में रहने वाले, विचरण करने वाले, उड़ने वाले जीव हैं, और हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है, ये पिंजड़ा है, और पिंजड़े में जैसे ये चिड़िया बंद है ना, वैसे ही यह चिड़िया बोल रही हैं, पंछियाँ बोल रही हैं कि हम पिंजरबद्ध अर्थात पिंजड़े में बंद होकर न गा पाएंगे, अर्थात खुशी से अपने शब्दों को, अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब किसी को उसके इच्छानुसार जीने की छूट मिलती है, आज़ाद रहने की छूट मिलती है, तभी वह अपने मन के आनंद को, अपने मन की सारे रस को उड़ेलता है, बोलता है। लेकिन जब उसे पिंजड़े में कैद कर दिया जाएगा तो वो अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की भावनाओं को अपने स्वर में नहीं निकाल पाएंगी, वो अपने मीठे स्वर से गा नहीं पाएंगी। वो कहती हैं कि कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियां जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, सोने का पिंजड़ा, और यह जो बच्चों, यह जो लाइन आपको दिख रही है, ये तीलियां हैं, अर्थात सलाखें हैं। कवि कहते हैं कि चिड़िया कह रही है कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ होता है बच्चों खुशी से फड़फड़ाता हुआ, हर्ष से भरा हुआ। तो जो चिड़िया कह रही हैं कि हमारे जो पुलकित पंख, खुशी से भरे हुए पंख हैं, खुशी से भरे हुए क्यों हैं? क्योंकि वह उड़ने की इच्छा रखते हैं, उड़ने की चाहत रखते हैं। और जो चिड़िया हैं उनके जब वो उड़ने की इच्छा अपने अंदर जगाकर खुशी से उड़ना चाहेंगी,
तो उनके फड़फड़ाते हुए पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकरा कर क्या होंगे? टूट जाएंगे। उनके जो कोमल कोमल खुशी से भरे हुए पंख हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? सोने की तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। पुनः इस पूरा भावार्थ इसका जानते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो चिड़िया है वो कहती हैं कि वो जो पंछियाँ हैं वो उन्मुक्त गगन में अर्थात खुले आसमान में विचरण करने वाली हैं। वो कहती हैं कि हम पिंजड़े में बंद होकर गा नहीं पाएंगे अर्थात आनंद से अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे, और कनक तीलियों से टकराकर अर्थात सोने की सलाखों से टकराकर उनके जो खुशी से हर्ष से भरे हुए पंख हैं फड़फड़ाते हुए वो टूट जाएंगे। बच्चों यहाँ हम एक चिन्ह देख रहे हैं कनक और तीलियों के बीच में यह चिन्ह है। इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह वो चिन्ह जो समुच्चय बोधक होता है अर्थात किसी समुच्चय को जब हमें एक प्रस्तुत करना होता है तो हम वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब शब्द बड़े होते हैं और उन्हें छोटा करना होता है तो कभी कभी हम उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाकर हम उसे छोटा कर देते हैं और उसको वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ कनक तीलियों के बीच में लगा हुआ है। यहाँ पर पूरा पद क्या होता? कनक की तीलियों से। तो यहाँ पर की को हटाकर क्या किया गया है? पूरे पद को छोटा बनाने के लिए की को हटाकर योजक चिन्ह लगा दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या जाना? यहाँ हमने जाना कि योजक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? शब्दों को जब हम समुच्चय के रूप में यानी एक सामुदायिक समुच्चय, यानी समुच्चय का अर्थ होता है जब कई शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं। जैसे माता और पिता है तो माता और पिता को हम माता योजक चिन्ह, पिता भी तो लिखते हैं ना, माता पिता, बीच में छोटा सा डैश जैसा लगाते हैं चिन्ह, उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो उसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? और को हटा के उस शब्द को, उस पद को छोटा बनाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भी कनक की तीलियाँ, तो कनक की को हटाकर योजक चिन्ह लगा दिया गया है और तीलियों का प्रयोग कर दिया गया है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आइए कविता का अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। हम बहता जल पीने वाले। पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम कहीं कटोरी में रखा हुआ या कहीं घड़े में रखा हुआ जल पीने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बहता हुआ जल पीना पसंद है। बहता हुआ जल कहाँ होता है बच्चों? नदियों का जल बहता हुआ होता है और वो पक्षी कहते हैं कि उन्हें वही बहता हुआ जल यानी नदियों का जल पीना ही पसंद है। वो आगे कहते हैं कि हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें भूखे प्यासे मरना पसंद है, परंतु उन्हें पिंजड़े में बंद रहना पसंद नहीं है। वो आगे कहते हैं कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। भली का अर्थ होता है बच्चों अच्छी। तो पक्षियाँ कह रही हैं कि कहीं भली है, कहीं ज़्यादा अच्छी हैं क्या? कटुक निबौरी। कटुक का अर्थ होता है बच्चों कड़वा, और निबौरी अर्थात नीम का फल। नीम की पत्ती ही आप देखते हो बच्चों, खाते हो, आप लोगों को दवाई के रूप में खिलाया भी जाता होगा घरों पर। तो वो क्या होता है? कड़वा होता है। उसी प्रकार जो नीम का फल होता है, आप लोगों ने गर्मियों के दिनों में नीम के पेड़ों पर देखा होगा। गर्मियों में ही वह पेड़ों पर लगता है उसका फल, और अब जबकि बरसात का मौसम आ चुका है तो वो क्या करता है? नीम के फल सारे नीचे पक कर गिरने लगते हैं। जैसे आम पक कर नीचे गिरने लगता है, वैसे ही नीम के फल भी छोटे छोटे से होते हैं, वो भी पक के गिरने लगते हैं नीचे पीले पीले होकर। तो वो जो पंछी है वो कह रही हैं कि हमें जो कटुक निबौरी अर्थात कड़वे नीम के फल है वो कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किससे? कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से। देखिए
सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से वो चिड़िया कहती हैं कि हमें कड़वे नीम के फल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमें बहता हुआ ही जल अच्छा लगता है। भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, परंतु हमें पिंजड़े में बंद होकर सोने के कटोरी में रखा हुआ मैदा खाने की इच्छा नहीं होती है, हमें उसमें आनंद नहीं आता है। बच्चों, आप इसे इस प्रकार से समझिए कि जब आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको उस कमरे में बोला जाए कि तुम उसी कमरे में रहो और उसी में तुम्हें अच्छे अच्छे खाने दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें न तो बाहर निकलना है, न तो अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करना है। आपके ऊपर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएं कि आपको पूरे तरीके से नियंत्रित कर लिया जाए कि नहीं, आपको किसी दूसरे के अनुसार ही कार्यों को करना है, बंद रहना है कमरे में और जो दूसरा इंसान कह रहा है वही करना है। एक तरीके से आपको क्या हो जाना है, गुलाम हो जाना है किसी का। तो आप क्या अच्छा खाना उस समय गुलामी के जीवन में रहते हुए अच्छा खाना पसंद करेंगे, या बाहर निकलकर स्वतंत्र होकर स्वच्छंद होकर अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करते हुए आपको जो भी अपनी मेहनत से चीज़ें मिले, प्राप्त हो, उसे ग्रहण करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, सबकी पसंद दूसरा ऑप्शन ही होगा। क्योंकि जो हमें हम सारे मनुष्यों की या सारे जीवों की यह अंदर की भावना होती है कि हम अपने इच्छा अनुसार कार्यों को करें, हम आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें। तो यहाँ ये जो चिड़िया है वो भी यही बोल रही है कि हमें भले ही रोज़ सोने की कटोरी में मैदा ना मिले या हमें भले ही अच्छा खाना ना मिले स्वतंत्र रहते हुए, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्र रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र रहने से हम अपने इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। हमें परतंत्र होकर, गुलाम होकर, पिंजड़े में बंद होकर सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा को खाने की कोई इच्छा नहीं है। हम भले ही बाहर स्वतंत्र होकर भूख से प्यास से मरना पसंद कर लेंगे, लेकिन हमें पिंजड़े में बंद होकर रखे हुए जल को पीने की कोई इच्छा नहीं है, उसमें हमें कोई आनंद, कोई रुचि नहीं आती है। आइए हम कविता का अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की तीलियां, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको। सोने पिंजड़े जो होते हैं उसमें क्या बनी होती है, सलाखें बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर उसे क्या कहा गया था, कनक तीलियां कहा गया था, और यहाँ उसे क्या कहा जा रहा है, स्वर्ण श्रृंखला कहा जा रहा है। कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, और स्वर्ण का अर्थ भी सोना होता है। अर्थात जो कनक और स्वर्ण है क्या है, दोनों समानार्थक शब्द हैं। और यहाँ पे भी स्वर्ण श्रृंखला के मध्य में क्या किया जा रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी स्वर्ण की श्रृंखला, की को हटाकर क्या किया गया है, शब्द को, पद को छोटा बनाया गया है और की के जगह योजक चिन्ह को लगा दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पक्षियाँ कह रही हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात सोने के पिंजड़े में, सोने की सलाखों में बंद होकर, उसके जंजीरों में बंद कर हमने क्या कर लिया, अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति, अर्थात हमारी जो उड़ने की गति थी, हम जो जैसे उड़ते थे, हमारा जो उड़ने का कौशल था, हम उसे भूल गए हैं। बच्चों, आप इसे इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप साइकिल चलाना जब सीखते हो तो क्या होता है, आप उसमें आपके हाथ पाँव हर चीज़ को कौशल उसमें सीखना होता है। आपको कैसे अपने हाथ को हैंडल करना है, कैसे अपने पैर को हैंडल करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, और वो सब चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे जब वो अभ्यास में रहती हैं तब आती हैं। तो मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा और आपने एक ही महीना सीखा, और उसके बाद आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया। उसके बाद कई महीनों बाद आप साइकिल चलाने जाएंगे तो क्या होगा, आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपके जो बैलेंस, साइकिल चलाने के लिए जो बैलेंस चाहिए होती है, उसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए होता है। वो आप जब 4-5 महीने नहीं चलाते हो उस चीज़ को, तो आप उसको भूल जाते हो, वो आपको बैलेंसिंग करना में फिर दिक्कत होने लगती है।
और यहाँ पे भी वही चीज़ चिड़िया कह रही हैं कि हमारे अंदर का जो कौशल था उड़ने का, वो हम पिंजरे में बंद रह रहकर कहीं ना कहीं भूल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पूरे मतलब उड़ने के जो कौशल है, हमारी जो उड़ने की क्षमता है, वही ख़त्म ना हो जाए। वो कहती हैं कि अपनी गति अर्थात जिस गति से, जिस वेग से हम उड़ते थे, हम वो भी भूल चुके हैं, हम अपने उड़ने के कौशल को भी भूल चुके हैं। और वो आगे कहती हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, अर्थात सिर्फ सपनों में ही वो देख रही हैं। क्या सपनों में सिर्फ देख रही हैं? तरु की फुनगी पर के झूले, पर के झूले। तरु का अर्थ बच्चों होता है वृक्ष या पेड़। ये पेड़ का समानार्थक शब्द है क्या? तरु। तरु, पेड़, वृक्ष सबका एक ही अर्थ है, ट्री, पेड़, वृक्ष, तरु। ट्री अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में हम उसे तरु भी कह सकते हैं, वृक्ष भी कह सकते हैं और पेड़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ कवि ने तरु शब्द का प्रयोग किया है। तरु की फुनगी, फुनगी बच्चों यहाँ पर देशज शब्द है। फुनगी का अर्थ होता है जो पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाएं होती हैं, उसका जो सबसे ऊपरी छोर होता है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है, उसे हम फुनगी कहते हैं देशज भाषा में। और उसी शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है, जो कविता की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि हम बस अब सपनों में ही देख रहे हैं। क्या? तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब तरु की, पेड़ की फुनगी अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के जो सबसे ऊपरी भाग है, उसके ऊपर बैठकर। यहाँ बच्चों पर जो है उसका अर्थ है ऊपर। यहाँ पे पर का अर्थ है ऊपर, यानी तरु के फुनगी के ऊपर जो चिड़िया झूला झूलते थे जब वो आज़ाद थे, वो अब पिंजड़े में कैद होकर अब उनका बस सपना रह गए हैं। अब वो उन्हें वो तरु के मतलब पेड़ की सबसे ऊंची शाखा की सबसे ऊंची छोर पर बैठकर झूला झूलने की जो आज़ादी है उनसे छीन ली गई है, और वो आनंद अब वो नहीं उठा पाते हैं। अब वह बस उनके सपनों की दुनिया में ही रह गया है, सपनों की दुनिया तक ही सीमित हो गया है। आइए अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चिड़िया पक्षियाँ कहती हैं कि हमारे ऐसे थे अरमान, अर्थात हमारे अरमान, अरमान का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, आकांक्षा, मतलब हमारे जो इच्छाएं थी, हमारे अरमान, हमारी आकांक्षाएं कुछ ऐसी थी कि हम उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, हम उड़कर नीले नभ, नभ मत का अर्थ मैंने पहले अनुच्छेद में बताया था बच्चों, गगन का अर्थ बताया था आकाश और आसमान, और नभ का भी अर्थ होता है आकाश और आसमान, अर्थात नभ, आकाश, आसमान और गगन, ये चारों क्या हैं? समानार्थक शब्द हैं। ये जो हमारा आकाश है उसी के लिए हम नभ, गगन, आसमान और आकाश शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो चिड़िया है वो कह रही हैं कि नीले नभ अर्थात जो हमारा नीला आकाश है उसकी सीमा को पाने के लिए, अर्थात जो उसका सीमा का अर्थ होता है बच्चों, जो उसकी सबसे अंतिम हद है, जो उसका सबसे अंतिम छोर है आसमान का, आकाश का, हम उसे पाने के लिए, अर्थात वहाँ तक आकाश के सबसे अंतिम छोर तक जाने के लिए हम उड़ते, हमारी ऐसी इच्छा थी, हमारे ऐसे अरमान थे। और वो आगे कहती हैं कि हमारे ऐसा अरमान था कि लाल किरण सी, अर्थात लाल किरण के समान, किरण सी अर्थात किरण के समान, सूरज की जो किरणें होती बच्चों वो लाल लाल होती है ना, तो वहाँ पे कभी यही कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो कह रही है कि लाल किरण सी चोंच खोल, अर्थात जो पक्षी हैं वो अपनी चोंच को किरण के समान, लाल किरण के समान, अर्थात सूर्य की लाल लाल किरणों की तरह वो अपने चोंच को खोल कर
क्या करना चाहती थी? चुगते तारक अनार के दाने, यानी अनार के दानों की तरह जो आसमान में तारे हैं उन्हें चुगने का वो प्रयास करती, अर्थात उसे चुगती, उसे खाती। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना का प्रयोग किया है। उन्होंने पक्षियों के मन की भावनाओं को एक बहुत ही सुंदर रूपकों के द्वारा और उपमाओं के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है, व्यक्त किया है। उन्होंने पहले तो लिखा कि चिड़िया जो है, पक्षियाँ जो हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके ऐसे अरमान थे कि वो नीले नभ की सीमा को पा जाते, अर्थात जो नीला आकाश है हमारा, जिसकी सीमा का हमें पता नहीं है, वो पक्षी ऐसी इच्छा रखते थे कि वो उस मतलब सीमाहीन जो आकाश है, जो बहुत विस्तृत आकाश है, वो उसकी सीमा को, अर्थात उसके हद को, उसके छोर को, उसके अंतिम सिरे तक वो पक्षी उड़ने की, उसको पाने की इच्छा रखते थे। उसके साथ साथ कवि ने इस सुंदर कल्पना का प्रयोग किया है कि कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वो कहती हैं कि उनकी जो चोंच है वो किसके समान उन्होंने बताया है, उपमा दी है लाल किरण सी। यहाँ पर लाल 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 सूरज की किरणों की उपमा दी है, किसको? चोंच को, चिड़ियों की चोंच को लाल लाल सूर्य के किरणों की से तुलना की है, उसकी उपमा दी है। और वो फिर आगे कहते हैं कि पक्षियाँ कह रही हैं कि वह अपने लाल लाल सूर्य के किरणों की तरह जो उनके चोंच है वह उससे चुगती। और चुगना पक्षियों जो खाती हैं तो उसे हम कहते हैं, उनका जब वो चावल खाती हैं, गेहूं का दाना खाती हैं, तो हम उसे कहते हैं कि वो गेहूं के दाने को या चावल के दाने को या किसी भी चीज़ को चुग रही हैं। चिड़ियों के, पक्षियों के खाने के क्रिया को हम चुगना कहते हैं। तो वो कवि कह रहे हैं कि जो पक्षियां हैं वो अपनी लाल किरण के समान जो उनकी चोंच है वो उसे खोल कर चुगते तारक अनार के दाने, तारक अनार मतलब जो अनार रूपी तारे हैं, अनार के दाने रूपी तारे हैं। यहाँ कितना सुंदर रूपक कवि ने प्रस्तुत किया है बच्चों कि अनार रूपी अनार के दाने रूपी तारों को, अर्थात मतलब जो आसमान में तारे हैं उसको वो चिड़ियों के लिए कल्पना कर रहे हैं कि वो चिड़ियों के लिए अनार के दानों के समान है, और उसे वो अपनी सूर्य की किरणों जैसी चोंच से, लाल लाल सूर्य की किरणों जैसी चोंच से क्या कर रही हैं? चुगने की कोशिश करेंगी। ऐसी इच्छा थी किसकी? ऐसी इच्छा थी पक्षियों की। तो बच्चों यहाँ पे हम पुनः यहाँ पर देखते हैं कि किरण सी और तारक अनार के बीच क्या किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, योजक चिन्ह उसे कहते हैं जो समुच्चय बोधक चिन्ह होता है, अर्थात समुच्चय के जो शब्द होते हैं, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाकर शब्द बनाते हैं हम, तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हम और के स्थान पे भी करते हैं जहाँ द्वंद्व समास होता है। इसी प्रकार जो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो तुलना करने के लिए किया है। किरण सी अर्थात किरण के समान, तो यहाँ किरण के सी के बीच में क्या कर दिया गया है? किरण सी कर दिया गया और बीच में योजक चिन्ह लगा दिया है। उसी प्रकार तारक अनार यानी कि अनार रूपी तारों, अनार के दाने रूपी तारों, यहाँ पे भी अनार के दानों से तारों की तुलना की गई है और उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इन योजक चिन्ह का प्रयोग हम तुलना के अर्थ में और द्वंद्व समास में और के स्थान पर करते हैं। तो यहाँ चिड़िया के क्या अरमान थे? चिड़िया के, पक्षियों के यह अरमान थे कि वो नीले नभ की सीमा को पाते, अर्थात जो हमारा जो नीला बहुत विस्तृत आकाश है वो उसकी अंतिम छोर तक उड़ने की चाहत रखते थे, इच्छा रखते थे, और वो अपने लाल लाल सूर्य के किरणों के समान जो उनके चोंच है उससे अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते थे, अर्थात खाना चाहते थे। आइए कविता का अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। कविता का अगला अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अर्थात यहाँ कवि लिखते हैं कि पक्षियाँ कह रही हैं, पक्षियों का मन के भाव इस प्रकार हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, वो पक्षियाँ कह रही हैं कि हमारी सीमाहीन जो हम जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा के बगैर, सीमा से हीन, अंतहीन अर्थात जिसका कोई अंत न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई हद ही ना हो, जिसका कोई छोर ही ना हो, उस सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज बच्चों वह स्थान होता है जहाँ एक काल्पनिक स्थान होता है क्षितिज। हम ऐसा मानते हैं कि आकाश और धरती कहीं एक जगह मिल रहे हैं, हमारे वो काल्पनिक स्थान हम उसे मानते हैं, या वो हमारा काल्पनिक स्थान ही होता है क्षितिज। जब जो आप कहीं दूर बहुत बड़े फील्ड में खड़े होते हो, तो आप या दूर से जब देखते हो, दूर तक जब मैदान फैला हो और आपको आसमान और धरती ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक जगह मिल रहे हैं, दोनों एक जगह मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उस काल्पनिक मिलन स्थल को, आकाश और धरती के काल्पनिक मिलन स्थल को हम क्षितिज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं हॉरिजन। तो यहाँ पक्षी कहते हैं कि हमारी जो सीमाहीन क्षितिज है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अर्थात जो वास्तव में रियलिटी में जो है ही नहीं, वास्तविकता में जो है ही नहीं क्षितिज, हम उस सीमाहीन अंतहीन क्षितिज से धरती और आसमान के मिलन स्थल तक उड़ने की कोशिश करते, और उनसे क्या होती हमारी इन पंखों की होड़ा होड़ी। अर्थात होड़ा होड़ी का अर्थ है बच्चों प्रतिस्पर्धा, मुकाबला। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन पंखों की, अर्थात हमारे जो पंख है उनका मुकाबला होता। किससे उनका मुकाबला होता? सीमाहीन क्षितिज से, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो वास्तविकता में है ही नहीं, उस सीमाहीन क्षितिज धरती और आकाश के मिलन स्थल, काल्पनिक मिलन स्थल से चिड़िया अपने पंखों की होड़ा होड़ी करती, अर्थात वो उससे मुकाबला करती कि या तो हमारे पंख थक जाए या फिर हमें वह क्षितिज ही, अर्थात धरती और आकाश का मिलन स्थल ही मिल जाए। वो आगे यही बात कह रही हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अर्थात मिलन का अर्थ है मेल, किसी से मिलना। तो वो कहती हैं जब वो मुकाबला कर रही होती किससे? सीमाहीन अंतहीन क्षितिज से, तो उनका या तो वो असल में उनको धरती और आसमान का मिलन स्थल, जो काल्पनिक मिलन स्थल है, वो मिल जाता उन्हें। अपने उड़ते उड़ते वो उस स्थान तक पहुंच जाती जहाँ धरती और आकाश एक जगह मिल रहे हैं, जो कि वास्तविकता में नहीं है। या तो उनकी तनती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी तनना मतलब होता है मृत्यु के समीप आ जाना। जब हमारी मृत्यु आने लगती है या मृत्यु होती है, तो हमारी जो सांसें हैं वो बहुत तनने लगती है, अर्थात खिंचने लगती है, धीरे धीरे सांसें आने लगती है, हमारी सांस लेने की क्षमता घट जाती है। तो वही पक्षी कह रहे हैं, या तो हम मृत्यु के करीब पहुंच जाते, हमारी अंदर की सांस लेने की क्षमता घट जाती, हमारी सांसें तन जाती, या तो हमें क्या होता, वो क्षितिज ही, अर्थात धरती और आकाश का वो काल्पनिक स्थल ही मिल जाता। अर्थात जो पक्षी हैं वो अपने अंदर ऐसी इच्छा रखे हुए हैं, अर्थात उनके अंदर उड़ने की ऐसी इच्छा है कि वो आसमान के अंतहीन क्षितिज से, अंतहीन सीमा से तक उड़ना चाहती हैं। उसकी धरती और आसमान के जो काल्पनिक मिलन स्थल यानी कि क्षितिज है, जो वास्तविकता में है ही नहीं, वो वहाँ तक उड़ने की इच्छा रखती हैं, भले ही उनके पंख थक क्यों ना जाए, भले ही उतना उड़ने में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा अनुसार उड़ना चाहती हैं। क्योंकि जो चिड़िया है, जो पंछी हैं, उनका उड़ना ही उनका एक कार्य व्यवहार है। वो उड़कर अपने मन के भावों को व्यक्त करती हैं, उड़ना ही उनकी स्वच्छंदता, आज़ादी है। तो यहाँ पर यही बात पक्षियाँ कह रही हैं कि हमें आज़ाद रहना पसंद है, हमें उड़ना पसंद है,
और उस हद तक उड़ना पसंद है जहाँ तक कि हमारी मृत्यु ना आ जाए, अर्थात हम मतलब भले ही हम मरने के कगार पे आ जाएं, हम मरने लग जाएं, लेकिन हम अपने पंखों से उस स्थान तक उड़ना चाहते हैं, अर्थात हमसे जितनी हमारे सामर्थ्य जितना है, हमारी शक्ति जितना है, हम उससे भी कहीं अधिक उड़ने की इच्छा रखते हैं। आइए कविता का अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। चिड़िया पक्षियाँ कहती हैं कि नीड़ न दो, नीड़ का अर्थ होता है बच्चों घोंसला, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात नीड़ न दो, अर्थात नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। हमें चिड़िया कहती हैं, किससे कहती हैं? हम मनुष्यों से कहती हैं, क्योंकि जो हम मनुष्य हैं वही न चिड़िया को पिंजड़े में कैद करते हैं। कौन कैद करता है? कोई शेर या कोई बंदर आकर या कोई हाथी आकर तो उन्हें पक्षियों को पिंजड़े में कैद नहीं करता है। हम इंसान ही हैं जो पक्षियों की आज़ादी उनसे छीन लेते हैं। और किस लिए छीनते हैं? अपने मनोरंजन के लिए छीनते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी जीव को उसकी इच्छा अनुसार जीने की आज़ादी देनी चाहिए। जैसे हम स्वयं के लिए चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, अपने इच्छा के अनुसार काम करें, उसी प्रकार हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो जीव जंतु हैं उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं और वो भी अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो इसीलिए वो हम मनुष्यों से कह रही हैं। कौन हम मनुष्यों से कह रही हैं? जो चिड़िया है वो हम मनुष्यों से कह रही हैं। और ये चिड़िया के भावों को कौन व्यक्त कर रहा है? चिड़िया के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कवि, यानी कवि के सोच में, कवि के मन के हिसाब से, कवि के भावों के हिसाब से पक्षियों के मन की यही इच्छा है कि जो मनुष्य है वो भले ही नीड़ न दे, नीड़ अर्थात घोंसला न दे, अर्थात पक्षियाँ ये उम्मीद हम मनुष्यों से नहीं करती है कि हम उन्हें घोंसला बना के दें, उनके रहने का स्थान बना के दें, या फिर उनका जो आश्रय है यानी रहने का स्थान है, कहाँ रहती हैं चिड़िया? उनका जो घोंसला होता है पेड़ों के ऊपर ही बनता है। तो वो कहती हैं कि भले ही वो टहनी के ऊपर अर्थात पेड़ की टहनी, पेड़ की शाखाओं पर उनका जो आश्रय है अर्थात जो रहने का स्थान है, उसे हम मनुष्य छिन्न भिन्न कर डालें, अर्थात उसे छिन्न भिन्न का अर्थ होता है नष्ट कर दें, उसे तोड़ दें, या फिर हम उन्हें घोंसला न दें, उनके रहने के लिए कोई स्थान न दें। उनके लिए यह बात सब स्वीकार है। किनके लिए बात स्वीकार है? पक्षियों के लिए यह सारी बातें स्वीकार हैं कि हम मनुष्य उन्हें घोंसला न दें, उनके रहने के स्थान को हम छिन्न भिन्न कर दें अर्थात नष्ट कर दें, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो ईश्वर ने, प्रकृति ने चिड़िया को क्या दिया है? जैसे हम मनुष्यों को प्रकृति के द्वारा हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, गला सब कुछ मिला हुआ है, तो हमारी सुनने की क्षमता है, हमारी बोलने की क्षमता है, हमारे पास देखने की क्षमता है। तो उसी प्रकार पक्षियों को प्रकृति के द्वारा क्या मिला है? उनका उड़ने की उनकी क्षमता मिली हुई है, देखने की क्षमता मिली हुई है, लेकिन उनकी उड़ने की क्षमता उनके सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे लिए चलने, हमारे पैर क्या हैं? हमारे चलने की क्षमता हमें देते हैं, तो उसी प्रकार पक्षियों के लिए जो उनके पंख हैं वो उन्हें उड़ने की क्षमता देते हैं। तो पक्षियाँ यही कह रही हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो प्रकृति ने उन्हें पंख दिए हैं अर्थात उड़ने की उनके अंदर क्षमता दी है। प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से उनके पास उड़ने की क्षमता है, तो उनकी आकुल उड़ान अर्थात उनकी जो आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होकर, उनकी जो मन की बेचैनी है उड़ने की, वो उसमें विघ्न यानी रुकावट न डालें। कौन नहीं डालेगा रुकावट? किससे न डालने, रुकावट न डालने की जो पक्षियाँ हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। हम मनुष्यों से वो प्रार्थना कर रही हैं कि हम मनुष्य भले उन्हें उनके रहने के लिए घोंसला न दें, उनके रहने के स्थान जो हैं उसे नष्ट कर डालें, लेकिन अगर प्रकृति ने उन्हें उड़ने की क्षमता प्रदान की है, उन्हें पंख दिए हैं, तो हम मनुष्यों से वो प्रार्थना कर रही हैं कि हम उनके आकुल उड़ान अर्थात उनके जो बेचैन, उनके अंदर जो व्याकुलता है उड़ने की, उनके अंदर जो उत्सुकता है उड़ने की, हम उस उत्सुकता में बाधा न डालें, अर्थात हम उन्हें पिंजड़े में कैद न करें। तो कुल मिला के सार रूप में बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हम मनुष्यों को
चिड़िया के, पक्षियों के मन की भावनाओं को समझाया है। उन्होंने हमें यह समझाया है कि किस प्रकार जो पशु पक्षी हैं वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, वो भी स्वतंत्रता से अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहते हैं। वो आत्मनिर्भर होकर अपने ऊपर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। वो हमारे ऊपर आश्रित होकर अपना जीवन यापन नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करने की इच्छा रहते हैं। और कवि पक्षियों के माध्यम से हम मनुष्यों से यह प्रार्थना कर रहे हैं या हमें यह सिखा रहे हैं कि हम क्या करें, पशु पक्षियों को बांध के या पिंजड़े में कैद करके न रखें। हम सभी को आज़ादी से, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और हम सब एक दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करें, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न कार्य दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने आज के पाठ के द्वारा कितना सीखा। सबसे पहले मैंने दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर आपको 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। और बहुत ही आसान सा प्रश्न है जिसे आप आसानी से, अगर आपने कविता को अच्छे से समझा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से अपनी कॉपी में होमवर्क साइड में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा ना बच्चों। कवि का नाम क्या था? शिवमंगल सिंह सुमन। और कविता का नाम, कविता का शीर्षक क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर पक्षियों की 2 विशेषताएं बताइए। अगला उसके बाद है प्रश्न, पक्षी किस प्रकार का जीवन जीना पसंद करते हैं? कविता में बहुत अच्छे से मैंने बताया है बच्चों। आप सभी को इसका उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पक्षियों के क्या अरमान थे, अर्थात पक्षियों की क्या इच्छा थी? अरमान का अर्थ हमने जाना बच्चों, इच्छा या आकांक्षा। इसी प्रकार अगला 5वां प्रश्न है, पक्षियों की चोंच की तुलना किससे की गई है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप अपने गृह कार्य में देंगे। यह प्रश्न बहुत ही आसान है और इन सब प्रश्नों के उत्तर को पूरी व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगला प्रश्न आपको मैंने दिया है, निम्नलिखित शब्दों के 2 समानार्थक शब्द लिखिए, यानी हर शब्द के आपको 2-2 समानार्थक शब्द लिखने हैं। पहला शब्द मैंने दिया है आकाश, दूसरा स्वर्ण, तीसरा अरमान और चौथा पक्षी। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से इस पाठ को समझे होंगे और आप बहुत अच्छे से दिए गए गृह कार्य को कर पाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समझेंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे और उससे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी, आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें, घर पर रहें, सारे प्रिकॉशंस लेके रहें। इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो आप स्वयं और अपने परिवारजनों की देखभाल करें और सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सभी की स्वास्थ्य के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।